ट्रस्ट रखा करो। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि एक पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी ना, वो कभी भी डाल टूट जाएगी, हवा चल रही है, उससे कभी इरिटेट नहीं होता है। उसका सीधे सीधे रीजन आप लोगों को पता है क्या है? क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास होता है। जिस दिन आप लोग अपने ऊपर भरोसा करने स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप लोगों की जिंदगी में जो आंधियां चल रही है ना, आप लोग उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, और जिस दिन उनसे ऊपर उठ गए आप लोग सही जगह अपना फोकस लगा पाओगे। और ये रियलिटी है। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है इंसान को अपने ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो आप ही सबसे ज्यादा अपने काम आते हैं, और इसके अलावा कोई आप लोग के काम नहीं आएगा। मतलब ये नहीं है मतलब काम ही नहीं आएगा, मतलब उतना काम नहीं आएगा जितना काम आप लोग खुद आ सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रस्ट अपने ऊपर, उसके बाद में फिर आप लोग किसी इंसान को खोज सकते हैं अगर खुद से काम नहीं बन रहा है। पर लेकिन पहले अपने आप ट्राई करने की सोचना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन अपने आप खोजना पहले। ओके, तो ये थी आज की कुछ, वो नहीं कहते, कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी अब बता दो कि हाउस द जोश इतना हाई होना चाहिए कि भाई साहब जब तक टारगेट अचीव ना हो ना तब तक बना रहना चाहिए। अगर जोश इतना हाई नहीं है तो फिर किसी और का होगा और वो आप लोगों से आगे निकलेगा। और कौन कौन जो है जो कम से कम 2 गिलास पानी पी कर आया, और ये बताना कौन कौन ऐसा है कि जो एक्सरसाइज भी कर गया है और जो ऐसा कुछ काम करके बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया है। तो पीठ थपथपा लेना भाई साहब मेरी तरफ से, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है ये काम करने का। तो आप लोग अगर कर रहे हैं इस काम को तो ये रियलिटी में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पर्सन इन न्यूज, पहचानो कौन। तो देखता हूं आप में से कौन कौन इनको पहचान पाता है। बहुत सारे बच्चे पहचान लेंगे, और जो पहचान लेंगे वो नाम जरूर लिखेगा इनका, ठीक है? तो ये आप लोगों को पहचानना है, तो अच्छे से पहचानो इनको। पर्सन इन न्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है? आज एक काफी इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ पर 4 अक्टूबर है। आज ही का दिन जो है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है किसी भी एनिमल को आप लोग देखते हैं और आप लोगों को लगता है वो किसी भी गलत सिचुएशन में है, और अपनी तरफ से जितनी भी आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं आप लोग उसकी हेल्प जरूर करिए, ठीक है? क्योंकि एक इंसान है जो कि यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकता है। क्योंकि आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, अभी एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया था, बोला कि सुसाइड करने का मन कर रहा है सर, जिंदगी इतनी बदतर हो गई है। कभी किसी एनिमल को सुसाइड करते देखा है कि ये एनिमल है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सुसाइड कर रहा है, उसका घर हम लोगों ने तोड़ दिया, उसको खाना नहीं मिल रहा है, कई बार उनके बच्चे मार देते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। कभी वो सुसाइड करता है? नहीं सुसाइड करता है। इंसान के पास में इतना बुद्धि आती है ना, उतना ही ज़्यादा इंसान बुद्धू होता चला जाता है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में वो तर्क ऐसे ढूंढता है कि सुसाइड कर ले, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। पर लेकिन रियलिटी में आप लोग जानवरों से भी सीख सकते हैं यार। उन्होंने कभी आप लोगों ने देखा नहीं, अच्छा किसी ने बताओ कोई देखा है क्या कि कुत्ते ने सुसाइड कर लिया? देखा है? या बिल्ली ने सुसाइड कर लिया हो? चलो छोड़ो, कौवे ने सुसाइड कर लिया, ऊपर से उड़ रहा था और उड़ता 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 बंद कर दिया और सीधा पानी में जाकर गिर गया और मर गया। देखा है कभी? नहीं देखा होगा। हमारी हरकतों की वजह से हम लोग जैसे पतंग उड़ाते हैं, मांझे से कट गया, या फिर कोई और हरकत उसकी वजह से हो गया। तो एनिमल्स जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं जब तक हम लोग उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस के अंदर में जिसको हम लोग एनिमल या मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर कई सारे अभी हाथियों की जान गई, आप लोग पता है, कई सारे और भी जीव जंतु की जान जाती है और कई सारे इंसानों की भी जान जाती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके साथ में आप लोग अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये डे इसी चीज़ को रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करता है। हम लोग बोलते हैं यार ये जो हाथी है, ये जो चीता है, ये जो कोई पर्टिकुलर बंदर है, ये घूमता घूमता हमारे एरिया में आ गया। पर लेकिन रियलिटी में आप लोग पूछोगे ना उनसे जाकर खुद, वो बोलेंगे कि आप लोगों ने घूमते घूमते हमारे एरिया में आकर अपना घर बना दिया। तो रियलिटी ये है कि हम लोग को बैलेंस बना कर रखना है और ये जरूरी भी है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कैसे इंसान और एनिमल को एक साथ में रहना है। जैसे हम लोग, हमारे पास में संविधान बना लिया हम लोगों ने पार्ट 3 में, और बोल दिया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट है। ऐसे यार एनिमल्स यानी कि जानवरों के भी अधिकार है, क्योंकि वो भी एक जिंदा जीव है, तो उनके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है ए शेयर्ड प्लानेट, बड़ी शानदार थीम लगी मुझे पर्सनली। मतलब क्या है कि शेयर्ड प्लानेट, यानी कि ये प्लानेट, ये जो पृथ्वी, ये जो धरती, ये जो दुनिया हमारी नहीं है, ये जानवरों की भी है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थीम, जो कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं अगर कुछ एनिमल वेलफेयर के बारे में या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखने के लिए आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जब बीमारी के बारे में बात करते हैं तो जूनोटिक बीमारी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जानते हो जूनोटिक बीमारी क्या होती है? जब कोई बीमारी जानवरों से इंसानों में फैल जाती है उस बीमारी को हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। इसीलिए वन हेल्थ वन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने दिया
कि अगर इस धरती को बचाना है और इस धरती को सुधारना है तो सबकी हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। अब इंसानों की हेल्थ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा, जो आप लोगों के आसपास में जानवर हैं उनकी भी हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बीमारियां लग रही हैं वो कई सारी बीमारियां जानवरों से निकल कर आ रही हैं जो कि इंसानों में लग रही हैं, और कई सारी ऐसी हरकतें इंसान भी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पास में बीमारियां फैल जा रही हैं। चाइना के अंदर आप लोगों ने सुना होगा इंसानों को छोड़कर सब खाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये जो सिचुएशन जहां से निकल कर आती है तो हम लोग को समझना पड़ेगा इसको कि कहां पर हम लोग दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस चीज पर सुधार कर हम लोग नहीं पड़ेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसीलिए यहां पर अगर बात करोगे आप लोग जब जाओगे पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है उसको तीसरे नंबर पर रखा गया है, और इसका बेसिक पर्पज यहां पर यही है कि हेल्थ को आप लोग सही तरीके से लेकर चलो और यहां पर सबके वेलबींग के बारे में आप लोग बात करो। तो इस तरीके से एनिमल और ह्यूमन के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आए तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। डाउट होगा तो बताना जरूर, और अपना प्यार जरूर दिखाया करो। लाइक कर आप लोग दिखा सकते हो अपना प्यार, या फिर शेयर कर। और जो भी आप लोग को इस लेक्चर से सीखने को मिलता है तो वो भी आप लोग बताया करो कि आज आप लोगों ने इस लेक्चर से क्या नया सीखा, या फिर दूसरा कल का दिन आप लोगों ने कैसे प्रोडक्टिव बनाया। अगर ये चीजें आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दी ना, कि जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसको रुक के सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार ये वीडियो तो देख ली 1.5 घंटे की, क्या 1.5 घंटे ये वीडियो देखकर टाइम बर्बाद कर दिया, या फिर इससे बढ़िया 1.5 घंटे में कुछ और कर लेता। ये भी सोचो जरूर, क्यों? क्योंकि क्या पता 1.5 घंटे में कुछ और अच्छा काम कर लो आप लोग, हो सकता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया हो। मतलब इसका मतलब है कि एनालाइज करो जो कर रहे हो वो प्रोडक्टिव है या फिर नहीं, ठीक है। अगर लग रहा है कि 1.5 घंटे में इससे ज्यादा चीजें कवर कर सकते हो बड़ी आसानी से, वीडियो को बंद करके 1 मिनट में अपनी जिंदगी का प्रोडक्टिव टाइम यूटिलाइज करना, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। और यही कॉन्सेप्ट हर जगह इंप्लीमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। ओनली वीडियो के लिए नहीं, हर जगह आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। ट्विटर पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, रील लगे हुए हैं चलाने के लिए, शॉर्ट्स लगे हुए हैं चलाने के लिए। लग रहा है कि वो फायदेमंद है, 2 घंटे तक कर दिया आप लोगों ने उसके साथ में टाइम वेस्ट। अगर हाँ तो भाई साहब और करो, 2-4 और करो, ठीक है। स्टडी लेवल की भी 2-4 स्क्रॉल कर लिया करो, हालांकि वहां से तो नॉलेज ही मिलेगी। मतलब एक तरीके से कह रहा हूँ कि यार इन चीजों को थोड़ा सोचो बैठकर, ठीक है। ये जरूरी है, अगर नहीं सोचोगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर काफी शानदार कोटेशन है, आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी की एनिमिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ पर ये जो बोली गई है काफी शानदार बात, कि जब किसी से बदला लेने आप लोग जाते हैं ना, उस इंसान से मुझे बदला लेना है, तो इनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को 2 कब्र एक साथ खोल लेनी चाहिए। एक तो उस इंसान की जिसको आप लोग मारने जा रहे हैं, और दूसरा उसके पीछे पीछे आप लोग खुद भी मरने जा रहे हैं, तो इसलिए 2 कब्र आप लोगों को खोद लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी शानदार बात बोली गई है। रियलिटी में माफ करना बड़प्पन होता है, बदला लेना कभी बड़प्पन नहीं होता है। आप लोग जानते हो सचिन तेंदुलकर के बारे में, वो हमेशा अपने बल्ले से जवाब देते थे, कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि अपने काम को इतना बढ़ा लो कि सामने वाले आपके काम को देखकर जल जल भुन भुन कर मर जाए। अगर वो आप लोगों को फॉलो भी करने लगे तो उनकी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आए कि हाँ इस इंसान को फॉलो करते करते हम लोग एक सही जगह पहुंच गए, तो उनके मन में आप लोगों को लेकर रेस्पेक्ट आएगी कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, कम से कम इसको फॉलो कर हमारी जिंदगी में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो वो दुश्मन भी आप लोगों से प्यार करने लगे आप लोगों की मेहनत को देखकर। वो वाला काम करने स्टार्ट करो, ना कि उसके पीछे पड़ जाओ। वो वाली जिंदगी जो है हमेशा आप लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगी। तो एथिक्स के अंदर यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा शानदार बन सकता है। और अगर आप लोगों ने देखा होगा आपकी बार एथिक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बड़ी ही तरीके से ऐसे क्वेश्चन अभी यहाँ पर पूछे गए। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो और अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट जरूर करोगे, है कि नहीं। अगर हाँ तो यस लिखना, और अगर ना तो फिर तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है यार। दुश्मनों को माफ करना सीखो, दुश्मनों को अपनी कामयाबी से जलाओ, ठीक है। उन्हें कहते हैं मोहल्ले वाले बड़े जलेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो सही है, नेगेटिव आएगा तो उल्टा भी पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी न्यूज़ है, पता नहीं यार जब भी मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को पेपर पढ़ा रहा हूँ, ये डिस्कशन आप लोगों को करवाता हूँ, जब भी मुझे इंदौर की न्यूज़ सामने आती है तो मेरा मन करता है कि यार इंदौर में एक बार घूमकर जरूर रहूँ। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 6 साल से लगातार ये पर्टिकुलर जो सिटी है वो एक स्वच्छ सिटी का खिताब बरकरार रखे हुए है। 6 साल से लगातार। भाई साहब आसान काम नहीं होता है, अपने आप में बहुत टफ है अगर देखा जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पर सूरत, फिर नवी मुंबई, तो 3 कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को सिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, सारे इंदौर वासी को। और ये बताओ भाई साहब कर क्या रहे हो ऐसा, ये तो बता दो। थोड़ा सा हम लोग को भी सलाह दो, हमारी सिटी जो है बड़ी खराब चल रही है यार आजकल, हम भी अपना थोड़ा सुधार करें। तो कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा योगदान रहता है इसमें, जो आसपास के लोग हैं, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन अगर बन जाए तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए अभी
आज़ादी की 75वीं जो स्वच्छता सर्वेक्षण जो यहाँ पर रैंकिंग है उसमें यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो सोचो 6 साल तक लगातार, तो यहाँ पर ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और अलग अलग लेवल पर है यहाँ पर, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है मोर देन जो 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से अलग अलग लेवल की यहाँ पर दे रखी है, तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में आप लोग रखना, एटलीस्ट टॉप पर कौन है उसके बारे में आप लोग थोड़ी सी तो खबर जरूर रखिएगा। कई बार चीज़ें हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन जाते हैं, ओके। जब किसी इंसान के ऊपर आप लोग प्रेशर बनाओ और वो इंसान तुम्हारी न सुने तो भाई साहब पैसे से खरीद लो उसको। ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है ये कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अभी आप लोगों को पता है, कई बार मैंने आप लोगों को सोलोमन आइलैंड के बारे में पढ़ा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था, अभी भी आप लोगों को लोकेशन बताऊंगा। वो एक ऐसा आइलैंड है, अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे पैसिफिक ओशन के अंदर में तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी सोलोमन आइलैंड की, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आइलैंड है, और यहाँ पर पोलिनेशिया, इसी के साथ में माइक्रोनेशिया और ये मेलेनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है उसके जस्ट ऊपर आप लोगों को नजर आएगा। अपनी कंट्री कंपेयर में देखोगे तो ये है हमारा प्यारा महान भारत। यहाँ से अगर आप लोग आओगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है, इसके एरिया के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर जो आइलैंड है सोलोमन, इसने भाई साहब अभी कुछ टाइम पहले बेसिकली यूएसए के जहाज को यहाँ पर जाने से मना कर दिया था। यूएसए के और यूके के भी यहाँ पर इसने कुछ ऐसी बातें अभी देखने को मिली थी, मतलब कहने का ये है इसने वहाँ पर अलाउ करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा इतना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो चाइना ने एक तरीके से इस आइलैंड को खरीद लिया है। तो ये आइलैंड जो है अभी फिलहाल जो वेस्टर्न वर्ल्ड को आंख दिखाता है ओनली चाइना के बोलने पर, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई रिक्शे वाला जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है आंख दिखाने लगे, ठीक है, कि देखो भाई साहब निकल जाओ यहाँ से वरना पिट जाओगे तो वो वाली हरकतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन कभी भी अगर कोई रिक्शे वाला प्राइम मिनिस्टर को आंख दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कि अपोजिशन उसके पीछे खड़ी हुई है, क्योंकि कभी भी रिक्शा वाला सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बाद में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हैं आप लोग इजराइल के साथ में। इजराइल दुनिया में इतना ताकतवर देश कैसे बन गया, जबकि एक छोटा सा देश है। उसके बहुत बड़ा रीजन आप लोग उसके पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। कौन मिलेगा? रसिया। अरे नहीं यार, रसिया कैसे बोल दिया, उसके पीछे खड़ा मिलेगा यूएसए, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेम काम आप लोग आज की डेट में देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया बार बार इतना क्यों कूदता है? जब भी यूएसए के साथ में बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कई बार बेइज्जती करके भेजा उसने, किम जोंग उन ने, ठीक है। तो चचा और भतीजे की कई बार बनी नहीं। रीजन क्या था? रीजन था यहाँ पर चाइना पीछे खड़ा होता। जब भी कुछ बातें करना जाता था, पहले अपना फूफा के पास में जाता था किम जोंग उनके, और उसके बाद में यहाँ से वो बातें आगे निकल कर आता था। बिल्कुल ऐसे जैसे सेम काम आज के डेट में आप लोगों को कई बार पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अब यूएसए की बेइज्जती होगी, तो यूएसए को रुकना तो था नहीं। अब यूएसए ने भी सोचा कैसे किया जाए, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 810 मिलियन का यहाँ पर एक नया फंड लेकर आया पैसिफिक आइलैंड के, पैसिफिक जो ओशन के अंदर में जो भी आइलैंड है, यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर जो भी आइलैंड है, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात इनके द्वारा की गई है। तो काफी इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है अगर कल को कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगे, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि ये पैसा इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसके चलते यहाँ पर एक सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो ये काफी बेसिक सी चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ से पूछा जा सकता है आंसर राइटिंग के लिए भी, कि अभी रिसेंटली सोलोमन आइलैंड की जो डील है वो क्यों यहाँ पर चाइना और यूएसए के बीच में यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है, यानी कि टेंशन का रीजन बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। आखिर यूएसए ने यहाँ पर पैसा किस पर्टिकुलर पर्पज से यहाँ पर दिया है, तो उसके पीछे कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर इनके द्वारा 10 ईयर पैकेज यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो डेवलप करना चाहते हैं डर्टी वाटर को क्लीन अप करने का प्रोग्राम, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो पर्टिकुलर ट्यूना फिश है उसकी इंडस्ट्री को ये डेवलप करना चाहते हैं, ये पैसा इसमें जाएगा। दूसरा यहाँ पर बेसिकली जो मैंने अभी बोला कि चाइना के कान पर तमाचा लगाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर बदतमीजी न देखने को मिले। और तीसरी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर यह है कि चाइना पड़ोस में आकर बैठ गया, तो इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर सदमे में आ गया। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है यार तुमने तो इसको हमारे सर पर बैठा दिया लाकर, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जब चाइना आकर बैठ गया तो ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत यानी कि दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के दर्द का सोल्यूशन निकालने के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो इस तरीके के स्टेप यहाँ पर उठा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये पैसा देने की कोशिश कर रहा है। देखो जब कोई अमीर आदमी जो है
अपने आसपास में बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे अमीर के आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उसके पीछे बेसिक रीजन आप लोगों को उसका पैसा देखने को मिलेगा, उसकी पावर देखने को मिलेगी। अगर उस इंसान का पैसा और उसकी पावर ही खत्म हो जाए तो फिर अक्सर लोग जो है उसके पास से जाने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यूएसए की ताकत इसी में है, जब तक उसके साथ में उसकी बात करते रहें, लोग उसको सपोर्ट करते रहें, वो जो कुछ बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, और वो काम करने के लिए इसको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है कई सारे लोग जो हैं जो काफ़ी खर्च करते हैं पार्टी सार्टी में, तो अक्सर उसके दोस्त ऐसे बने रहते हैं जो बिना सर पैर वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि नहीं टाइम पर साथ भी नहीं देते, कई बार छोड़ के भाग जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो है ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यूएसए के जो पुराने पार्टनर हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रिटेन के भी आइलैंड है, या फिर आप लोग बोले जैसे जर्मनी और कनाडा वगैरह, या फिर आगे बात करें तो यहाँ पर फ्रांस भी है, साउथ कोरिया भी है, और कहीं ना कहीं फिलहाल आज की डेट में तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा कि इंडिया भी है। हालांकि ये नॉन पैसिफिक आप लोग देखने को मिलेंगे मेंबर, पर लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर चाइना की बात होगी वहाँ पर भला हमारी बात ना हो तो भाई साहब ऐसे चाइना की इज्जत कैसे बनेगी, तो वहाँ पर हमारी बात होनी जरूरी है, ठीक है। तो इनको एक सपोर्ट दिखाने के लिए कि चाइना अगर बदतमीजी काटेगा तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो यानी कि पीछे पापा खड़े हैं, टेंशन मत लो, तुमको जो करना है करते रहो, तो वो वाली बात है। तो इस तरीके से 14 ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर, या फिर आइलैंड आप लोग बोल सकते हैं, जिनके नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, प्रोवाइड करा दिए हैं। ये सारे आइलैंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनमें से कई सारे हैं जिनको सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आप लोग सोचकर हैरान होंगे, इसमें सोलोमन आइलैंड भी है जो इसको पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी है, और बाकी के और बहुत सारे आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आइलैंड है, ये 14 आइलैंड जिनको पैसा मिल रहा है। तो ये लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। और 3 पार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये जो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलेनेशिया, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये पर्टिकुलर जो जोन आप लोगों के सामने निकल कर आता है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात यहाँ पर की जाए, ये पर्टिकुलर आइलैंड जो है ये पैसिफिक ओशन के अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट जोन के तरीके से देखा जाता है। इवन हमारी कंट्री भी यहाँ पर काफी अच्छा पार्टिसिपेशन करती है। कई सारे आइलैंड ऐसे जहाँ पर हमारे मूल के लोग भी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। एक तो जो ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करें तो उसके चलते भी लोग जो है अक्सर इनकी तरफ को देखते हैं। और कोई आइलैंड अगर ओशन यानी कि समुद्र के अंदर में है तो उसकी जो पोजीशन होती है ना, वो काफी शानदार, उसका एक तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है ना, और इधर अरेबियन सी के अंदर में आप लोग जाओगे, आइलैंड है, इसका क्या नाम है, एल से नाम बनता है, बताओ क्या है। ये 2 आइलैंड ऐसे हैं कि हमारी कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। कल को इंडियन ओशन के अंदर में कोई कबड्डी खेलने लगे, आकर महाभारत दिखाने लगे, तो आसानी से हम लोग यहाँ पर अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उतार सकते हैं, ताकि उसके साथ हम लोग भी अपना दंगल में पार्टिसिपेट कर सकें। यानी कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल काफी ज्यादा है। इसी के साथ में इन छोटे छोटे देश के पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं, आप लोगों को लगेगा यार है ही क्या ये, अगर यूएसए को क्या फायदा इनसे होने वाला है, छोटे छोटे से पिद्दी भर के इनसे कुछ फायदा होगा। ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर ये मेंबर है। जब वोट डालने की बात आती है ना, तो भाई साहब ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं उस टाइम पर जब वोटिंग की बात आती है, इकोनॉमिक या सिक्योरिटी कंसर्न की बात आती है, तो इनकी वोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है यूएन के अंदर में कई सारे मुद्दों के ऊपर में। तो इनकी वोट लेने के लिए भी यहाँ पर यूएसए ऐसी चीज़ें करता रहता है ताकि यूएसए को ये लोग सपोर्ट करते रहें। तो बहुत ही अलग तरीके से गेम खेले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो हवा में कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैप बेस्ड अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कुछ टाइम बिताना इनके साथ में। उन्हें कहते हैं आओ कभी गुजरात में, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी की बात मान लेनी है, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बिताना है इनके साथ में, काफ़ी कुछ आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। इससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट करके जरूर रखना, मैप को जरूर देखा करो टाइम निकाल के। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और याद आ गई, यहाँ पर अगर ये चीज़ आप लोग देखेंगे तो बेसिकली एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा यहाँ पर ये सेंड किया गया मुझे। ये क्या है यहाँ पर, कौन बनेगा करोड़पति। उन्होंने बोला कि सर मैं केबीसी देख रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं देखा, जितना भी देखा उसमें इनको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अपने डिस्कशन यानी कि जो हमारा डिस्कशन रहता है उससे मिल गए। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो ये क्या होता है, जब भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं ना यहाँ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये चहुमुखी विकास होता है। ऐसे नहीं कि एक डायमेंशन में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कई सारी डायमेंशन में आप लोगों की प्रिपरेशन होती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि डिस्कशन को ऐसे नहीं बस एग्जाम के लिए सुनना है, एग्जाम एक पार्ट है,
ठीक है। तो उस तरीके से सुनो ताकि आप लोगों का एक चहुमुखी विकास हो, कोई भी किसी भी चीज के बारे में पूछे तो आप लोग उसका आंसर बता सको। तो एक ब्रॉड माइंड रखकर आप लोगों को चीजों को सुनना है, ठीक है। तो कौन कौन देखता है करोड़पति, देखा करो, ठीक है, और आंसर देखा करो कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाते हो। ओके, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और कसम से मानो यार यूपीएससी के, अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर आप लोगों ने उठा के देखोगे तो ये आइलैंड कभी ना कभी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, और स्टेट पीसेस के अंदर तो पता नहीं कितनी बार आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इन आइलैंड्स को आप लोग भी जाकर देखेगा, कुछ मैं बताऊंगा और कुछ आप लोग, ठीक है। तो साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मैं अकेला थक जाऊंगा, मिलकर बोझ उठाना, तो थोड़ा सा बोझ आप लोग भी उठा लेना, ठीक है। पहले बात की जा रही है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया के अंदर में हवाई आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रहते हैं। माइक्रोनेशिया के अंदर सोलोमन आइलैंड, तीसरा बोला गया मेलेनेशिया, मेलेनेशिया के अंदर में मार्शल आइलैंड, और चौथा बोला गया यहाँ पर पोलिनेशिया, पोलिनेशिया के अंदर में कुक आइलैंड। पेयर करेक्टली मैच आप लोगों को करने हैं, जो यूपीएससी का नया पैटर्न है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, या फिर ऑल ऑफ द अबो। सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। वीडियो पॉज कर आंसर दे लो एक बार, और उसके बाद में फिर आंसर देखना। सही आंसर क्या है, वो है बी, यानी कि 2 पेयर सही है। पोलिनेशिया हवाई आइलैंड के अंदर में, पोलिनेशिया कहाँ है, यह है पोलिनेशिया, इसके ऊपर आप लोगों को हवाई आइलैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रोनेशिया सोलोमन आइलैंड। माइक्रोनेशिया कहाँ पर है, ये हो गया माइक्रोनेशिया। सोलोमन है नहीं यार, सोलोमन तो नीचे है, कहाँ पर है, मेलेनेशिया के अंदर में। तो स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। मेलेनेशिया के अंदर में मार्शल आइलैंड, मेलेनेशिया कहाँ पर है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है मेलेनेशिया, और मार्शल आइलैंड कहाँ है, वो है माइक्रोनेशिया के अंदर में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। पोलिनेशिया कुक आइलैंड, पोलिनेशिया कहाँ पर है, पोलिनेशिया यहाँ पर है, और कुक आइलैंड यहाँ पर हो गया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गई। तो इस तरीके से बाकी के ये आइलैंड जो है आप लोगों को एक बार ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जूम कर कर भी एक बार देख लेना। और सोलोमन तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ चुके हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कल को तो ये कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। इतना ज़्यादा न्यूज़ में थोड़ा सा भी रिविजन करके जाओगे तो क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही रखा मिलेगा, ठीक है। आया समझ में, कहने के लिए एक क्वेश्चन था पर लेकिन मैप बेस्ड 4 लोकेशन आप लोगों की तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है पर लेकिन आसान क्वेश्चन है। बात की जा रही है एक क्लस्टर ऑफ 14 जो भी यहाँ पर स्टेट हैं, अब वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे टेम्परेट जोन के अंदर में ऑफ पैसिफिक ओशियन, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं। ये पैसिफिक आइलैंड कंट्री कहलाते हैं। बाकी इनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। एक छोटा सा मैं कॉमन सेंस आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जब बहुत सारे नाम होना इस तरीके के, मतलब इतने सारे नाम दे रखे हैं, तो यूपीएससी को पता है कि कोई रटने वाला वहाँ पर नहीं है इतने सारे नाम। तो नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट ही पाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि कौन इतने नाम याद रखेगा। हमेशा जो आप लोगों का दिमाग के साथ में खेलेंगे वो खेलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। टेम्परेट जोन में आते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें आइलैंड के बारे में, तो आंसर क्या सही है यहाँ पर। ए बोला गया ओनली 1, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया बोथ, और डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल जोन में आते हैं, ना कि टेम्परेट जोन के अंदर में आते हैं। तो ज्योग्राफी का बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट घुमाकर आप लोगों से पूछ लिया और आप लोगों को कंफ्यूजन में यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का बन गया और आंसर यहाँ पर ए हो गया। करेक्ट पूछा जाता तो आंसर आप लोगों का बी हो जाता, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब क्वेश्चन का आंसर जरूर देना और अब आप लोग इसका आंसर भी दे पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बातें मैंने बता दी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। चाइना क्यों यहाँ पर देख रहा है, सारी बातें आप लोगों को बता दी। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो दूर करना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इंजॉय करते रहिए अच्छे से, बस फीडबैक दे दिया करो। आप लोगों को जैसा भी लेक्चर लगता है अपना प्यार दिखा दिया करो, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं पसंद आ रहा है। और मुझे क्या, यूट्यूब को भी पता चलता है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब तो इसी चीज़ से देखता है ना कि वीडियो अच्छी है फिर बुरी है। तो बता दिया करो यार, उसको 1 सेकंड लगती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले यार एक कमेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, और ये काफ़ी एक मुझे गर्व की बात लगी कि इनके द्वारा पब्लिकली आकर ऐसा कमेंट यहाँ पर लिखा गया। सबके बस की बात नहीं होती है यहाँ पर ये, और ये रियलिटी में अप्रिशिएट करने वाली बात है यहाँ पर। देख कई बार आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा, खासकर लड़कियों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई कि कई बार हमारे जैसे जो जानने वाले हैं यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया कज़न ब्रदर, तो ये भी कई बार कोशिश करते हैं कि जो सिस्टर्स होती हैं उनको सेक्सुअली असोल्ट किया जाए, पर लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर हिम्मत दिखाई गई और उस चीज़ के साथ में लड़ाई की गई। तो ये पूरी स्टोरी इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। वीडियो को पॉज कर आप लोग पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये पब्लिकली इस चीज़ को शेयर करने में जरा सी भी हेजिटेशन इन्होंने नहीं की,
और इन्होंने उस चीज़ से लड़ने के लिए हिम्मत भी की, और यहाँ पर खुद ये बोल रहे हैं कि मैं यूपीएससी वॉरियर हूँ। यार अगर आज की डेट में आप लोग अपनी रक्षा अगर नहीं कर पा रहे हैं, खासकर लड़कियों के बोल रहा हूँ, आप लोग कहाँ से रक्षा कर पाएंगे आने वाले टाइम में इस देश की। आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है यार, एक जिला आप लोगों को संभालना है, उस जिले को कैसे संभाल पाओगे। और जिला तो छोड़ो, आगे चल के आप लोग और अच्छी पोजीशन पर चले गए, कल को चलकर उससे भी ऊपर आप लोगों को कई सारे जिले अगर सेक्रेटरी के रैंक पर आते हैं तो बहुत कुछ कंट्रोल में आप लोगों के आ जाता है। वो कैसे संभालोगे अगर अपने आप को खुद को नहीं संभाल पाओगे। तो कहीं पर भी कुछ गलत आप लोगों के साथ में होता है, अगर वो कोई कजन भी है ना भाई साहब, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग उसको इग्नोर करोगे, आज आपके साथ में कर रहा है, कल को किसी और के साथ में भी वो कर सकते हैं। माँ बाप जरूर बोलेंगे आप लोगों को कि घर की बेइज्जती हो जाएगी, वो हो जाएगी, पर लेकिन रियलिटी में उसकी टेंडेंसी तो देखो इंसान को। अगर वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, अभी यहां पर ऐसा केस निकल कर आया था, आई थिंक दिल्ली का केस था, वो जो इंसान था उसको उस लड़की ने मना किया, वो नहीं माना, अपने दोस्तों के साथ में आया, उस लड़की का भी रेप किया, उसके साथ में दादी का भी रेप किया जो दादी वहां पर रोक रही थी। सोच रहे हो, एक बुजुर्ग औरत का भी रेप किया उन्होंने मिलकर, और यहां पर उसको मार दिया। ये कंडीशन, अभी ये केस, रियलिटी का केस आप लोगों को मैं दिल्ली का बता रहा हूं आप लोगों को। जिस इंसान के सर पर नशा है ना, एक तो नशा, और ये एक तरीके से वो अपने काबू में नहीं है, जवानी उसके, वो इंसान जो है वो उसके लिए कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। नशे के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर किसी भी चीज़ का नशा, ये ऐसा नहीं कि नशा जो खाने पीने वाला ही नशा है, आप लोग देखते हैं गेम का नशा, जब जो आप लोग कई सारे लोग जो है ना गेम के पीछे पड़े रहते हैं, पबजी का नशा, वो वाली चीज़ आप लोगों ने देखी, उस चक्कर में अपने घर वालों को मार दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग इनके बारे में नहीं ध्यान रखोगे, और कोई भी पहला इंस्टेंट होते ही आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे का चांस किसी किसी को मिलता है। अभी अंकिता वाला केस देखा, पहले में ही अगर वो सतर्क हो जाती तो उसकी जान बच जाती, पर उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे, दिल्ली वाला केस अभी देखने को मिला जो मैंने बताया अभी, उस लड़की का दादी और पोती, दादी पोती नहीं शायद नाती कुछ और था, मतलब उनका जो रेप हुआ वहां पर, वो सिचुएशन देख सकते हैं। तो उसको अपोज करना है, और अपोज भी इस लेवल पे करना है कि सामने वाला कभी खुद के साथ, आपके साथ में तो क्या किसी और के साथ भी ऐसी चीजें ना कर सके। तो थैंक्स डियर, ये नैन्सी है, पता नहीं इनका जो सही नाम है या फिर कुछ चेंज कर रखा है इन्होंने, वो तो एक अलग बात है, पर लेकिन जो चीज़ें शेयर की है वो मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा लगा कि पब्लिकली आके इनके द्वारा ही शेयर की गई है। तो आप लोग ये ऐसी हिम्मतें बढ़ाओ, खासकर लड़कियां, वरना कोई भी आप लोगों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। अपनी इसलिए कहता हूँ, आप लोगों को कम से कम अपनी सोसाइटी में अपनी ऐसी पोजीशन बनानी है कि कोई नज़र उठाने से पहले भी 1000 बार सोचे। और इसीलिए अक्सर आप लोग अभी देख रहे हैं जो लड़कियां टॉप कर रही हैं, आप लोग उससे अप्रिशिएट होकर एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओ कि अपनी जिंदगी के डिसीजन अपने आप ले सको, वरना आगे चलकर ना बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ेंगी। तो ये इसके लिए आप लोगों को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर पूरी जिंदगी कोई और आप लोगों के डिसीजन लेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और डिसीजन ले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यार आप लोगों की जिंदगी है, मैं क्या कर लूंगा उसमें। पर लेकिन अगर लगता है कि नहीं, एक ही जिंदगी मिली है, सही तरीके से जीकर जानी है, तो अपने आप को पढ़ाई लिखाई कर कर इतने कैपेबल बनाओ। पढ़ाई लिखाई नहीं, जिस भी पोजीशन पर आप लोग जाना चाहते हैं, गेम्स अगर खेलते हो तो अच्छे से गेम्स खेलो। अपनी पढ़ाई एक आसान सा तरीका रहता है जहां पर आप लोग अपनी जिंदगी को एक सिक्योर लाइफ बना सकते हैं। तो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर जाओ कि जहां पर आप लोगों की भी इज्जत हो और वहां पर चीज़ों को माना जाए, ठीक है। तो ये बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बहुत सारे ऐसे कमेंट आज के डेट में देखने को मिलते हैं। किसी को पर्सनली कोई ऐसी चीज़ें शेयर करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लिख दिया करो कि किसी के साथ में शेयर करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर आप लोग बोलोगे तो ही मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। और बाकी आंसर तो सब दे रहे हैं। आईएएस मृदु के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए, पिन कर दिए मैंने कल की वीडियो के नीचे, आप लोग भी जाकर इनको देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलरली कोई आंसर देता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, प्रेजेंट लिखते हैं आकर कि प्रेजेंट सर, और उसके सामने वो लिखते हैं कौन से नंबर पर उनके द्वारा लाइक किया गया है। तो इससे अपना रोल नंबर भी वो डिसाइड कर ले रहे हैं। वैसे तो देखिए काफ़ी फनी लगता है, पर लेकिन रियलिटी में ये आप लोग के अंदर डिसिप्लिन लेकर आता है। छोटी सी चीज़ है यहाँ पर ये कि आप लोग डेली किस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, आकर आप लोग अपना टाइम जो है वो आप लोग कम कर सकते हैं कि कल जो है 7 बजे आया, 6:30 बजे आएंगे, कल को 6 बजे आएंगे। तो इससे आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन में भी ला सकते हैं। तो जिस भी नंबर पर आप लोग वीडियो खोलो, उस नंबर पर आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने खोली उस टाइम पर 500 लोगों के द्वारा लाइक कर दिया गया वीडियो को, तो आप लोग लिखो 501 है मेरा रोल नंबर, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो इससे दोनों चीज़ें होंगी, आप लोगों का फीडबैक भी मिलता रहेगा वीडियो को, और इसी के साथ में आप लोगों का डिसिप्लिन भी बनता रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है जो कई सारे कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छे से इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। और बाकी जो पहले बताया है वो मैसेज जरूर याद रखेगा, किसी के सामने झुकना नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग सही हो तो।
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी शानदार आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि जो आज की डेट में आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन में IMEI जो नंबर रहता है, ठीक है, तो उसको मैंडेटरी देश के अंदर में कर दिया गया है, उसको रजिस्टर कराना। जो भी देश के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाएगा उनको ये चीज़ मैंडेटरी देखने को मिलेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अक्सर आप लोगों ने फ़ोन देखा होगा, पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट उसके नीचे जब आप लोग उसको बैटरी को निकालते थे तो यहाँ पर ये नंबर आप लोगों को देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये बेसिकली मेड इन ब्राज़ील भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोगों को इसको नजर आएगा। ये जो पूरा नंबर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और खासकर ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। कोई बदतमीजी काट कर किसी तरीके की अगर निकल गया है तो ये नंबर जो है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। तो एक तो गवर्नेंस की बात आ गई यहाँ पर, इसी के साथ में सिक्योरिटी की बात आ गई है, और इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी कहते हैं इसको। जैसे हमारे देश में आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों के पास में क्या होता है, आधार कार्ड होता है। तो आधार कार्ड है तो आसानी से आप लोगों का बेसिकली सॉल्यूशन निकल जाएगा। और आधार कार्ड जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों का आज की डेट में एक काफ़ी शानदार एक आईडी बन चुका है। कहीं पर भी जाओ आधार कार्ड दिखा दो, और इवन अब तो आधार कार्ड जो है उसका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है कि उसका आप लोग डुप्लीकेट आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ताकि कोई रियल नंबर आप लोगों का न जान पाए, ठीक है। तो उस तरीके से समझ सकते हो, ये काफ़ी शानदार तरीके हैं आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के। तो इसी में यहाँ पर आप लोग समझिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा बोला गया कि कोई भी मोबाइल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर या फिर इंडिया के अंदर आप लोग उसको लेकर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ये 15 डिजिट का IMEI नंबर होना जरूरी है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया, 15 डिजिट। आप लोगों का आधार नंबर जो है, बताओ आप लोगों का आधार नंबर क्या है, नहीं बताना है, ठीक है। पता चला अपना आधार नंबर कमेंट बॉक्स में लिखने स्टार्ट कर दिए। आप लोगों को ये बताना है कि आधार नंबर के अंदर में टोटल कितने नंबर होते हैं, कितनी डिजिट होती हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। जैसे इसके अंदर टोटल 15 डिजिट होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके तहत यहाँ पर जैसे कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी यहाँ पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। इसको अगर ब्रेक डाउन करो तो आप लोग इसको समझ पाओगे कि IMEI जो नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी भी आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, तो 3 पार्ट में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ये इसकी अलग अलग डिजिट है। पहले यहाँ पर बोला गया TAC यानी कि टाइप एलोकेशन कोड, फिर बोला गया SNR यानी कि सीरियल नंबर, और फिर यहाँ पर जो डिजिट आएंगी उसको बोला गया चेक डिजिट, ठीक है। तो स्पेयर डिजिट भी इसको बोला गया। तो 3 जगह आप लोगों को यहाँ पर ये डिवाइड देखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया, यहाँ पर टोटल 15 डिजिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 8 और 6 14, और यहाँ पर 1 डिजिट ये टोटल 15। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल ये नंबर आप लोगों का डिवाइडेड रहता है। तो यानी कि इसके बेस पर यहाँ पर पता लगाया जाता है कि कोई कैसी हरकतें यहाँ पर कर रहा है। अगर कोई भी यहाँ पर है तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि ये है कि आज की डेट में अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पर कैसे उसको कंट्रोल करना है। और अगर कोई हरकतें देखने को मिलती है, कोई किसी के मोबाइल से पता चला, किसी को बुलाया, उसका मर्डर करके चला गया, तो यहाँ पर आसानी रहती है उसको ट्रेस करने में इस नंबर की हेल्प से। इसीलिए इसको मैंडेटरी किया गया देश के अंदर में कि इसके बिना मोबाइल फोन मत बेचना, क्योंकि पता चला उसके अंदर IMEI नंबर था नहीं। चाइना के कई सारे मोबाइल मार्केट में ऐसे आए थे जिनके पास में नंबर हुआ ही नहीं किया करता था, और उसकी वजह से कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आए सामने, जिसको मोबाइल का इस्तेमाल कर कर और वो अपना काम कर कर निकल गए, और फिर रियल उसके पीछे इंसान कौन था उसको आज तक नहीं पकड़ पाए। तो ऐसी हरकतों को देखने के लिए भी यहाँ पर जरूरी है, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डाला है जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जा रही है, डिस्कस वेरियस थ्रेट और चैलेंजेस टू द साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके लिए इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट के, ताकि इनको यहाँ पर रोका जा सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल दूं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोग उनके आंसर देख सकते हैं। बहुत दिल से तसल्ली में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रेगुलर शानदार तरीके से आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर PDF जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए वीर तालियान ग्रुप पे आप लोग जाना। आप लोग जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर आप लोग एक बार देखना, ठीक है। उनके आंसर देखकर आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाओगे, और कम से कम एटलीस्ट 2 या फिर 3 आंसर आप लोग रिव्यू कर लो, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक उनको याद भी रख पाओ कि उसने क्या पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है।
और SLVpedia पर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोग कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे जिनको लगता है हिंदी और इंग्लिश के नोट्स चाहिए, तो जो भी मैं डिस्कस करता हूँ उसके कुछ आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे नेशनल गेम के बारे में तो क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को मिल गए। तो ये 3 ग्रुप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आप लोगों की लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बात। अब चलता हूँ आगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर के बारे में। तो ये 15 डिजिट का नंबर जो है यहाँ पर बोला गया, अगर ड्यूअल सिम है आप लोगों के मोबाइल में तो वहाँ पर ये नंबर जो है 2 देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसा है कि एक सिम से वो कॉल करके निकल गया, दूसरे सिम में उसके में वहाँ पर बेसिकली कॉल किया, पर लेकिन उससे रिलेटेड IMEI नंबर था ही नहीं। तो दोनों सिम के लिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सिम के साथ में कनेक्शन जब रहेगा तो किससे लोग कॉल कर रहे हैं उसको ट्रेस किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली काम किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको सिक्योर बना दिया गया ताकि कस्टमर की सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा जा सके और देश की सिक्योरिटी भी ध्यान रखी जा सके, क्योंकि कोई टेररिस्ट अगर इसका इस्तेमाल करता है तो वो काफ़ी बड़ा खतरा देश के लिए हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, आप लोग यहाँ पर उसको थोड़ा समझिएगा भी। इस जो पर्टिकुलर IMEI के अंदर में 3 लिस्ट तैयार की गई है। पहली लिस्ट को आप लोग बोलते हैं बेसिकली व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर नंबर है वो परमिट किए जा चुके हैं, यानी कि IMEI नंबर जो है वो परमिट है और प्रॉपर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्लैक लिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, बताओ, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैक लिस्ट में कि मतलब उसको फ़ोन को चोरी हुए टाइम हो गया और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है कि कहीं भी उसको ट्रेस किया जाएगा तो उस चोर को पकड़ने के लिए इसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है IMEI की, फ़ोन जो है वो चोरी हो चुका है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि कंफर्म ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर रहा है, अंडर सुपरविजन चल रहा है, तो वो ग्रे लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रे लिस्ट की कैटेगरी देखने को मिलेगी। ऐसी ही जो लिस्ट है यहाँ पर, वो यहाँ पर किसके द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें ब्लैक लिस्ट और हम लोग ग्रे लिस्ट के बारे में बात करते हैं, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। ठीक है, देखता हूं कौन बताता है। तो सीधी सीधी बात तो यही है कि कई बार कई सारी चोरी देखने को मिलती है, कई सारे मोबाइल फोन के क्लोन बन जाते हैं, तो सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फोन चोरी हो गया, फाइनेंशियल लॉस किसी का हो सकता है, किसी के मोबाइल में से कुछ और चुरा के ले गया, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें मैंडेटरी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि डुप्लीकेशन न किया जा सके, किसी का पैसा, जिसने मेहनत से कमाया पैसा है उसका पैसा जो है वो चोरी ना हो सके। क्योंकि डिजिटल लिटरेसी हमारे देश में काफ़ी कम है। डिजिटल लिटरेसी मतलब हमारे देश में इंसानों को मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में ज्ञान जो है वो काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो ज्ञान प्रोवाइड कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप लोगों को हमेशा अगर मोबाइल खरीदना हो तो चेक कर लेना उस मोबाइल का IMEI नंबर भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग अपने ही जिंदगी में बेसिकली खतरे को, उन्हें कहते हैं कि आमंत्रण दे रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि भाई साहब आजा हमारे पैसे लूट के चला जा। अगर आप लोग उस कैटेगरी में अपने आप को रखोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमारी कंट्री में तो गवर्नमेंट ने काम कर दिया, उन्होंने तो मैंडेटरी कर दिया। अब आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी थोड़ा सा काम करें कि अगर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो उसको थोड़ा रोका जा सके। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पर ये चीज़ें देखती है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये रजिस्ट्री तैयार की जाती है, जो कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जो हमारे देश की है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में लाई गई थी, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आगे चलकर कोई ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को न मिले। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर। बाकी एक स्लाइड आप लोगों के लिए डाली, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, कि मोबाइल खो गया, थेफ्ट हो गया, कैसे उसको देखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने समझाया गया कि ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर लाने का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई स्लाइड है यहाँ पर। ये तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन आप लोगों के सामने यहाँ पर सारी एक्सप्लेन की गई है खुद गवर्नमेंट के द्वारा। एक फायदा और देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा यहाँ पर सिस्टम तैयार किया जाता है तो फिर गवर्नमेंट ये भी समझ पाएगी कहाँ कहाँ पर नकली मोबाइल बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पर मोबाइल जो है वो चोरी हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जो एक तरीके से ना जो कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है इस तरीके की चीज़ों को बनाकर। तो इन्वेस्ट कई बार यहाँ पर कंज्यूमर का पैसा कहाँ कहाँ पर उड़ाया जा रहा है, तो उनको उसको ट्रेस करने में आसानी रहेगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर गवर्नमेंट के कान और आंख नाक आप लोग बन सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में भी जागरूकता रखें। तो ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये क्वेश्चन था आप लोगों के सामने आंसर राइटिंग का, और एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बताएगा कितने अच्छे से आर्टिकल आप लोगों ने सुना है, इसके बारे में आंसर आप लोग दीजिए।
बोला जा रहा है कि IMEI जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी नंबर है यहाँ पर, इसके बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने तीन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया ये जो नंबर है ये यूनिक है और यूज किया जा सकता है आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन मोबाइल नेटवर्क, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोली गई है, बोला गया कि 15 डिजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका बताइए, एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, नहीं पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लो फिर बताता हूँ, ऐसे मतलब बता दो ना सर, नहीं पहले अटेम्प्ट कर लो फिर बता देता हूँ। ठीक है मतलब यार देख लो एक बार, उससे आप लोग लंबे समय तक याद रखोगे। आंसर बी है। बी क्यों है, क्योंकि ये मैंने अभी अब आप लोगों को पढ़ाया, ये मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर ये भी आप लोगों ने पकड़ लिया तो आधा काम खत्म। ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो एक प्रैक्टिस भी हो गई, सारी बातें भी आप लोगों को बता दी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो ताकि जिंदगी में दूसरों को भी बता सको। यार ऐसा नहीं है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि अपना आप पढ़ो और निकल लो, ऐसा होता है कि खुद भी समझो और ऐसा समझो कि दूसरों को भी समझा सको। तो ये था पूरा आर्टिकल, कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कन्फ्यूजन हो तो यहीं छोड़ के जाना, साथ में लेके बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, वरना मुर्गा बना देना है मुझे। ठीक है, जब भी देश के अंदर में कहीं कोई महामारी आती है, कहीं कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो याद आती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अभी 18th फॉर्मेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गई है। बात करते हैं इसके बारे में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक टॉपिक है आप लोगों का जीएस पेपर 3 के अंदर में, तो याद रखिएगा यहाँ पर 18th फॉर्मेशन डे, और इसकी थीम क्या रखी गई है यहाँ पर, ये रखी गई है बेसिकली वॉलंटरिज्म इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि जब भी कहीं पर कोई डिजास्टर, कोई आपदा आ रही है, तो उसके प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि आप लोग वॉलंटरी पार्टिसिपेट करो, कोई फोर्स नहीं करता आप लोगों को ये काम करने के लिए। जैसे कोई भी काम आप लोग करते हैं, मान लीजिए आप लोग किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, कई सारे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी की हेल्प करते हैं, आप लोगों के पास में थोड़ा पैसा है, किसी को बुक आप लोगों ने दिलानी है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया, किसी ने आप लोगों को वहां पर आकर फोर्स नहीं किया। सेम ऐसे ही जैसे एसएलवी के पास में आप लोग देखते हैं जो ज्वाइंट का बटन होता है, उसको कोई फोर्स नहीं करता है, आप लोग आकर खुद पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उससे किसी की हेल्प हो जाए। तो ये क्या है, ये वॉलंटरी है, इसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं रहा हूं कि मैं उनको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं या फिर मैं उनको कोई अलग से चीजें दे रहा हूं, यहां पर नहीं, उनका वॉलंटरी है। यहां पर ये पढ़ाई लिखाई सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करे चाहे न करे, तो ये सबके लिए है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, अभी कई सारे कमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पर अभी जो सरोज के द्वारा इसके बारे में बातें की गई, सर आपके चैनल पे ज्वाइंट का बटन है यहाँ पर ये, ठीक है, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार, आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे यूपीएससी की प्रिपरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो मैं यहाँ पर किसी को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, ये बस इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर बुक्स वगैरह या फिर कोई हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, और वो बिल्कुल वॉलंटरी है। अगर आप लोगों का मन करता है तो ही आप लोगों को उसको ज्वाइन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उसमें आप लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा कि हाँ आप लोगों को मैं अलग से चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तो वो मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है वो सबके लिए इक्वल है। तो वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि आप लोगों की इच्छा है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पढ़ाई में इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी वॉलंटरी है, आप लोगों के पास में रिसोर्सेज है, आप लोग आपदा प्रबंधन में जाते हो, मान लो किसी का घर टूट गया, आप लोगों को लग रहा है उसके घर के बनाने के लिए हेल्प करनी चाहिए, तो आप लोग करो, आप लोगों के पास में है तो करोगे, वरना नहीं करोगे। तो ये आप लोगों के लिए वॉलंटरी है बेसिकली, एक तरीके से कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर प्रोवाइड कराई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2006 में बनाई गई, क्यों? क्योंकि 2004 में सुनामी देखने को मिला था, उसके बाद में फिर यहां पर लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो एक यहां पर कानून लाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, और 2006 में इसको बना दिया। हम लोग कोई भी काम तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारे सर पर चीजें आके न पड़ जाए। खुद देख लो आप लोग, मतलब जब तक बॉडी में दिक्कत ना होने लगे तब तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं, तब तक एग्जाम सर पे ना आ जाए तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा एडवांस कर लो, वो थोड़ी सी दिक्कत इंसान के अंदर होती है, और जिसने वो चीज़ चेंज कर ली वो जिंदगी में संवर जाएगा। आप लोग खुद सोचो, एक बच्चा कह रहा है सर मैं नाइट में पढ़ता हूँ, नाइट में ही पढ़ने में मुझे मजा आता है। आप लोगों को यार नाइट में पढ़ने में मजा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद से सोचो, एक मिनट, आप लोग जब पेपर देने जाओगे वो 9:30 बजे से 11 बजे तक पेपर होगा, प्रीलिम्स का पहला ही पेपर जब आप लोग का होगा, वो तो यूपीएससी तो नहीं बोलने का कि आप लोग नाइट में पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो, आप लोग बोलोगे हम तो सुबह 6 बजे सोते हैं और फिर हम लोग 11 बजे उठते हैं। अब कर लो क्या करना है भाई साहब, वहां पर भी सोना ही आप लोगों को बैठ के,
तो स्टार्टिंग से ऐसी हैबिट रखो, जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के लिए आप लोग हैबिट क्यों नहीं रखते हो। आप लोग कोई भी एग्जाम देने चाहोगे, अगर आप लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनमें सुबह 8 बजे की भी शिफ्ट हो जाती है। आप लोग अगर नाइट आउल हो, आप लोग रात में जगने वाले इंसान हो, तो फिर तो आप लोग तो वहां पर सोओगे जाकर बैठकर। तो बाद में जाकर जिंदगी में आप लोगों को जो करना है कर लेना, हालांकि बाद में भी नहीं कर पाओगे। देखो ना, रात को देर तक सोने जगने वालों के ना अक्सर जिंदगी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कल को कोई जॉब ज्वाइन करोगे, वहां पे भी सुबह के टाइम पे आप लोगों को जाना है। तो क्यों ना ये हैबिट अभी बना लो यार, आप लोग जिंदगी भर काम आने वाली है, ऐसी चीज है ये। तो इसको अभी से आप लोग इंप्लीमेंट कर लो। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तरीके से काम नहीं करना, जब डिजास्टर आ गया तभी बनानी है। तो यहाँ पर इसके स्टेट के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके चलते कई सारे फ्रेमवर्क भी है। एक्चुअली मैं इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहां तक तो मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। अभी 2 आर्टिकल एक्स्ट्रा मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, और वे दोनों के दोनों जो आर्टिकल होंगे वो पिछले कुछ टाइम में डिस्कस भी हुए आप लोगों से। इसका मतलब यह है आर्टिकल पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा अभी कुछ ही मिनटों के अंदर में, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ भी पाओगे। क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जब यहाँ पर एल नीनो और लानीना का बात किया गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप लोग यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के अंदर में जब क्लाउड बर्स्ट होगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि डिस्कस करना है रिसेंट गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर 2-2 साल पर यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले रही है इससे, तो इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं। बाकी अभी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 2 आर्टिकल, ये काफी कुछ आप लोगों को सिखा कर जाएंगे, और आगे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो उसका भी आंसर आप लोग काफी अच्छे से दे पाएंगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से सुनना। डिजास्टर एक ऐसा शब्द है जो कि सुनकर बड़ा ही ऐसा लगता है भय पता नहीं क्या हो गया होगा, और नॉर्मली अभी आप लोग कई जगह देखने को मिला, जैसे आसाम में आप लोगों को डिजास्टर देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पर काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों की जान भी गई। डिजास्टर यानी कि मोटे मोटे तौर पर हिंदी में बोले तो आपदा, एक ऐसी आपदा जो कि लोगों को अस्त व्यस्त कर दे इधर उधर, उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 चैलेंज क्या क्या है इसके चलते, और वे फॉरवर्ड क्या है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन जाएगा अगर एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर आ जाए तो ये कैसा टॉपिक है, इसमें मेंस में तो क्वेश्चन बन ही सकता है, इवन आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों से ऑलरेडी 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। एक और बात यहाँ पर, ये टॉपिक कवर कराने के बाद में एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आप लोग को कवर कराऊंगा, जो कि आप लोगों का थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक भी यहाँ पर इससे मिलता जुलता है। पूरा डिजास्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से डिजास्टर की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके चलते वहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बन सकता है। पहले इस टॉपिक को देखते हैं। बात की जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉपर एक टॉपिक है आप लोगों का, जो कि आप लोग कवर करके जाना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ यहाँ पर, डिजास्टर को अगर आप लोग बात करें, आप लोगों को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। जैसे कोविड-19 की बीमारी आई, हम तो क्या बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कोई भी चीज हो तो उसको आप लोगों को प्रिवेंट करना है, उससे आप लोगों को अपने आप को बचाना है। तो एक तरीके से प्रिवेंशन करना है, पर लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो आप लोग उसको देखना पड़ेगा कैसे यार चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो एड्रेस करना है क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से जो रेजिडुअल रिस्क है उसके चलते, इसी के साथ में प्रिपेयर करना है। कल को चीज़ें बढ़ती हैं आगे तो रेस्पॉन्ड करना है, मैनेज करना है, और अगर चीज़ें खराब हो गई हैं तो वहाँ से कैसे रिकवर करना है। तो इनके एक पैटर्न होता है। जैसे आप लोग पहले अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। वो आप लोगों को बताएगा कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, पुराने यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोगों को अपनी जो है वो किताबें वगैरह पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। पर लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को रोड मैप तैयार करके देंगे कि अच्छा आप लोगों को चीज़ों को कैसे लेकर चलें। तो वही एक रोड मैप यहाँ पर है। और अभी रिसेंटली इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि जीपी 2022 जिसको आप लोग बोलते हैं, इंडोनेशिया में यहाँ पर ये देखने को मिला था। और इसकी थीम भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखी गई थी कि बोला गया फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस, ठीक है, टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन कोविड-19 ट्रांसफॉर्म एक तरीके से वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद में ना, अगर आप लोग मानो या ना मानो, एक दुनिया का नेचर चेंज हो गया है। पहले अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में ये बात बोली थी कि एक टाइम ऐसा था कि लोग मार्केट से अगर कुछ फल फ्रूट्स लेने जाते थे तो लोग पूछा करते थे क्यों भाई घर में कोई बीमार हो गया है क्या, यानी कि इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर लेकिन आज की डेट में जो है वो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आप लोगों को चेंज होती यहाँ पर नजर आएंगी। अब लोगों का नेचर हो गया है, बाहर जाते हुए पहले कोई मास्क लगा ले
तो आंखों पर चश्मा लगा ले, तो ये कई बार ये पूछने लगते थे कि आंखों पर काला चश्मा लगा ले कि आंखें आ रखी हैं क्या, ठीक है, एक तरीके से आंखों में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। मास्क लगा ले तो एक तरीके से जुकाम वगैरह हो रखा है क्या, रुमाल लगा लो अपना, ठीक है, वो सारी चीज़ें। पर लेकिन आज की डेट में मैं घर से जब भी निकलता हूँ हमेशा अपना मास्क लेके निकलता हूँ। आप लोग इसको अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि ऐसी बीमारी है, अब आगे कोई ना कोई दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप लोग जाते हैं, दिक्कत ये नहीं है कि आप लोगों को बीमारी हो जा रही है, आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, आप लोग एक तंदुरुस्त आदमी हो, चल जाएगा, यंग जनरेशन के आप लोग हो। पर लेकिन घर पे जब आप लोग जाते हो तो घर पे बाबा दादी भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मम्मी पापा, एक तरीके छोटे बच्चे भी अगर घर में हो तो आप लोग उनके लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो। एक बार को अपनी जान तो चलो आप लोग बचा लो, पर लेकिन उनके लिए अगर उनके ऊपर पड़ जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है आज के डेट में जितना आप लोगों का है, तो उनके लिए कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जरूर फोकस करो। सिविल सोसाइटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, एक तरीके से लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, और जब मिलकर काम करेंगे तभी यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि कोविड-19 किसी के घर का चाचा ताऊ का बेटा नहीं था कि वो एक इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट करके गया। तो इससे निकलना कैसे है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म 2022 यहाँ पर बेसिक पर्पज यहाँ पर ये कि डिजास्टर से जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर अभी फोकस किया जा रहा है कि पेंडेमिक से बाहर कैसे निकलना है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में आप लोगों से बातें की थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, तो ये ऐसी चीजें जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, आगे भी बातें करूंगा, टेंशन मत लेना। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में भी आप लोगों से बातें की जाएगी। ये फिलहाल के टाइम पर अभी चल रहा है, जो कि 2015 से लेके 2030 तक आप लोगों को देखने को मिलता है। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है सेम, और थीम जो है यहाँ पर ये है, बोला मैंने अभी आप लोगों को कि फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंट, बात की जा रही है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन ए कोविड-19 ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड, यानी कि एक तरीके से कोविड-19 के बाद में एक जो ट्रांसफॉर्म, जो एक नया दुनिया निकलकर सामने आई है, उसको कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। डिजास्टर के बारे में जैसे मैंने बोला कि आगे एक टॉपिक आप लोगों को कवर करूंगा, बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग बेसिक चीजें यहाँ पर समझ सकेंगे। पहले अभी थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर आप लोग बात कर लेते, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बात कर लेते हैं, ताकि उस वाले टॉपिक को जब मैं कवर करूं तो आप लोगों के माइंड में जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, ठीक है, क्योंकि यहां पर चीजें रहेगी ना तो फिर आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कोविड-19 ने जो यहां पर रायता फैलाया है, सबसे पहले तो उसको समेट रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एक लेवल पर आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लाए गए थे, हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बोला गया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और 169 टारगेट हैं। हम लोगों को क्या करना है, गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। पर लेकिन रियलिटी में टारगेट था कि 2030 तक हम लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे, पर कोविड-19 ने ये टारगेट की जो रेंज है, यानी कि रूपरेखा है, वो बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अब वो चीजें जो हैं वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं एक प्री डिफाइंड टाइम में, जो हम लोगों ने बोली थी। जो काम करने के लिए पहले जितना पैसा लग रहा था, अब और ज्यादा पैसा यहाँ पर लगेगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग अपनी हेल्थ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, टाइम पर सो नहीं रहे हैं, टाइम पर उठ नहीं रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आने वाले टाइम में आप लोगों को और ज्यादा समय लगेगा अपनी हेल्थ को ठीक करने में। तो वही कहते हैं, पहले हेल्थ बर्बाद कर पैसा कमा लिया, अब पैसा जो है लगा कर अपनी हेल्थ सुधार रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश करो कि एक बैलेंस बनाकर चलो यार जिंदगी में, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे मोटा मुद्दा ये है कि कोविड-19 के बाद में कैसे हम लोग को बिल्ट बैक बेटर वाली बात करनी है, जो कि G7 में भी फोकस दिया गया था। G7 कंट्री जब मिली थी कि बिल्ट बैक बेटर वाली काम कर रहे हैं, कि जल्दी से हम लोग को अपने बैकग्राउंड पर आना है, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं से उसको चीजों को लेकर चलना है। रिस्क को कैसे कम से कम किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलेंगे। और यही एक ऐसी चीजें होती हैं जिससे देखिए आज की डेट में आप लोगों को पता है, आज की डेट में अगर कोई भी कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा है किसी भी तरीके से, सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आ रही है कि यार पता नहीं फिर से कोई दिक्कत ना देखने को मिले, कहीं पर बाढ़ आ गई। जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कतें देखने को मिलती है टेररिस्ट एक्टिविटी की, ठीक है। आसाम में अभी आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, ऐसी बाढ़ आप लोगों को देश में कई जगह और देखने को मिल रही है, कई जगह कहीं प्रोटेस्ट की दिक्कत आने लगती है। तो कई सारे काम धंधे ऐसे होते हैं बेचारे चलते चलते फिर रुक जाते हैं। तो इसलिए उनको कैसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो नहीं चलेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी को आगे लेकर चल पाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। इसमें डिजास्टर जब मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे चलते कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा। जैसे यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है एक तरीके से, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर प्रॉपर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, जो कि 1994 में आप लोगों के सामने निकल कर आया। और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं।
खासकर उन एरिया को फिर से आप लोगों को हरा भरा बनाना है जहां पर कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है। और अभी फिलहाल की स्ट्रेटजी जो है 2018 से लेकर 30 तक का टारगेट है कि कैसे रिस्टोर करना है, कैसे इंप्रूव करना है और कैसे रिड्यूस करना है। बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन जो एक तरीके से न्यूट्रलिटी होती है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस आप लोग कर सकते हैं। तो यार ये एक ऐसा चीज है जिसको आप लोगों को भी आगे, आप लोग देखो ना मॉनसून का टाइम है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पेड़ लगा रहे हैं और एक तरीके से ये काफी बड़ी बात भी होती है। एक तरीके से आप लोग सोचो कि आप लोग यहाँ से अपनी जिंदगी जीकर चले जाओगे, पर आप लोगों का लगाया हुआ पेड़ जो है वो दूसरों को एक तरीके से हवा देगा, पानी देगा, एक तरीके से उसको एक अच्छी जिंदगी देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक सुकून की बात होती है। आप लोग इसको फील करके देखोगे ना तो आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाओगे, क्योंकि हम लोग जो चीजें इंजॉय कर रहे हैं ना वो हमारे बाबा दादा परदादाओं ने लगाई थी, उनको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ये चैन है, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरीके से लोग जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। अभी फिलहाल के टाइम पर जैसे कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, इसके बारे में नेक्स्ट आर्टिकल में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो पूरा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहां पर इसी के बारे में अब बात करेगा, जो कि आप लोगों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन भी आप लोगों को यहाँ पर करा के जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना, अभी इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। तो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक पर्टिकुलर एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक अलग न्यूज़पेपर का भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी टॉपिक मैं कवर करता हूँ तो कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल आप लोग कवर हो जाते हैं। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अब एक्स्ट्रा चीजों के साथ में एक नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक एक तरीके से बेसिक बैकग्राउंड के साथ में, और क्वेश्चन भी वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो बोला जा रहा है कि एम है प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव एक्शन थ्रू द इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड द एक तरीके से सपोर्टिव इंटरनेशनल जो एक पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर पार्टनरशिप। तो यानी कि स्टेट यहाँ पर एक तरीके से कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया, यहाँ पर बोला गया इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन द साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, और इसी के साथ में अलग अलग एरिया में बात की जा रही है यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर एक फोकस अलग अलग एरिया में दिया जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल के टाइम पर तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे एरियाओं पर फोकस देकर चलना। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया पर ही आप लोगों को बस फोकस देना है और उसी के लिए पैसा इकट्ठा आप लोगों को करना है। अभी हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब जैसे आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग बोलते हो यही चाहिए सर, ठीक है। तो उसमें जो भी मुझे लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एक तरीके से क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए कवर करा सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों से पूछा और मैंने इंप्लीमेंट कर दी। तो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर यही निकल कर आती है कि हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ये इसी के चलते आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर मैं आप लोगों से कवर करूंगा काफी डिटेल में, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी उस आर्टिकल में। तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ओके, ये जो आर्टिकल है काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों के हो जाते हैं, खासकर जब डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। डिजास्टर जो है उसके बारे में हर जगह बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिजास्टर कहां पर है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे पहले डिजास्टर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं 1989 में। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर डिजास्टर को, जो कि नेचुरल डिजास्टर होता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला 1989 में। यानी कि यहाँ पर ये 1900 जो बेसिकली 89 में आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिली कि यहाँ पर 1989 में कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं, ठीक है। 1994 में लगा कि चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा और सुधारेंगे, तो योकोहामा स्ट्रेटजी बनाएगी, प्लान ऑफ एक्शन, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। योकोहामा शब्द याद रखेगा, सबसे पहले ये निकल कर आया। फिर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाएगी डिजास्टर रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर ये 1999 में, यानी कि यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से आप लोगों को लगभग 6 साल बाद देखने को मिलेगा ये आगे यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो कि 2005 से लेके 15 तक था, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 से लेके 2030 तक था। अगर ये पैटर्न आप लोग देखोगे तो कल को चलकर आप लोगों से पूछ ले सबसे पहले योकोहामा आया, ह्योगो आया या सेंडाई आया, तो याद रखिएगा सारे के सारे जो हैं ये एक पैटर्न में आप लोगों को नजर आने चाहिए। तो सबसे पहले Y, फिर H और फिर S, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, या फिर SHY, ठीक है।
तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि योकोहामा की बात कर लो, चाहे ह्योगो की बात कर लो, चाहे सेंडाई की बात कर लो, सारी की सारी जो सिटी हैं वो एक ही देश की हैं और वो देश है जापान। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों? सारे के सारे जो है यहाँ पर जापान के अंदर ही क्यों यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स वगैरह सारी देखने को मिल रही है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर के अर्थक्वेक, दुनिया भर के आप लोगों वहाँ पर एक तरीके से बाढ़ वगैरह आती हुई नजर आती है, दुनिया भर के वहाँ पर बेसिकली एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन फिर भी जरा से टाइम में वो अपने आप को फिर से संभाल कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आओ देखता हूँ कौन आता है, ठीक है। तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। अभी लेटेस्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर कल को कोई पूछ ले तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में तो याद रखिएगा। 7 ग्लोबल टारगेट हैं इसके, 1 ग्लोबल आउटकम, 1 ग्लोबल गोल, यहाँ पर 13 गाइडलाइन है इसके अंदर, प्रिंसिपल, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात यहाँ पर की जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा। बेसिक चीजें बहुत सारी बताऊंगा, एक एक जो है वो ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्या है यहाँ पर इसके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड जो स्टेट है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यहाँ पर हो रही थी। कहां पर हो रही थी? ये ग्लासगो में हो रही थी, यूके के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा। आप लोगों से पूछ ले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है, तो ये याद रखिएगा ये इजिप्ट के अंदर में होने वाली है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर होने वाली है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है, यूएई के अंदर में। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसको भी लेकर, बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, यूएई का मंगल के लिए मिशन जो है उसका नाम क्या है? मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था, तो इतना तो हक बनता है ना पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पूछ लूं, बनता है कि नहीं बनता है? यस या नो? चलिए जो भी है आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर, जो रेजिलिएंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को बेसिकली सही से लेकर चलने की बात करते हैं ताकि आने वाले टाइम में चीजों को सुधारा जा सके। एक ऐसा ढांचा रहेगी कल को डिजास्टर भी आ जाए तो खड़ा करके उसको कंट्रोल करके फिर से हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये इसका मुद्दा रहता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो CDRI जो है यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये 2019 में जब यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी। दिल्ली जो है यहाँ पर इसके अंदर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो वर्कशॉप हुई डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में यहाँ पर दिल्ली के अंदर में CDRI 2021 में वर्चुअली हुआ। और यहाँ पर 4th जो इसका एडिशन है वो भी यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है पार्टनरशिप विद यूनाइटेड जो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में इन न्यू दिल्ली, यानी कि यूएसए के साथ में मिलकर हम लोग हाइब्रिड फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा ऑफलाइन। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो CDRI के बारे में बात करें तो इतने मेंबर हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है। और बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह कि डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है। पैसे भी दे दे भाई साहब, 2023-24 तक के चीजों को सुधारो तो सही, पैसे भी हैं आप लोगों के पास में। तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वही बातें हैं कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है जब भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधर नहीं पाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बेसिकली बताने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को चलकर कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो सारी जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल को चलकर अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जरूर याद रख सकते हैं। वो क्या है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहली हुई थी सबसे पहले, जिसको स्कोप 1 आप लोग बोलते हैं, तो वो कब हुई थी? वो 1995 में आप लोगों को देखने को मिलती है। और वो बेसिकली जर्मनी के अंदर थी, बर्लिन के अंदर में, ठीक है, बर्लिन के अंदर में, ठीक है। 1997 में फिर यहाँ पर ये थी तीसरे नंबर की, ये सारी नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ से निकल कर आया, तो ये 1997 की थी। 2002 की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 2002 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8वें नंबर की। इसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हो, यानी कि काम की बात हम लोगों ने बताया अगर ढंग से देखा जाए। 2007 में जो बात करें यहाँ पर, ये बाली इंडोनेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें बाली एक्शन प्लान निकाल कर लाया गया, जिसमें कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 5 मेन कैटेगरी, यानी कि विजन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, एडेप्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो 5 जो मेन कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई, वो बाली के अंदर यहाँ पर डिवाइड की गई। तो ये याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, पेरिस के अंदर हुई थी, और वहां पर हम लोगों ने बातें की थी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो क्या था? वो था जब हम लोगों ने बात की 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है और 1.5 डिग्री तक तो रखना ही रखना है। और 100 बिलियन पैसे की भी बात की गई थी, फंड देना पड़ेगा अमीर कंट्री को, गरीब कंट्री को। वो अलग बात है कि उन्होंने देने से मना कर दिया। तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर फोकस कहता है कि कैसे रिड्यूस करना है डिजास्टर को, यानी कि लोग मर रहे हैं उसको घटाना है, ठीक है, अफेक्टेड हो रहे हैं लोग उसको देखना है, रीडायरेक्ट करना है एक तरीके डिजास्टर इकोनॉमी का जो लॉस हो रहा है,
रिड्यूस करना है जो डैमेज हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कहीं कुछ आप लोगों को खत्म होते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डिटेल में बातें बता दी। अब इतने डिटेल में बताइए तो क्वेश्चन ही पूछूंगा आप लोगों से। यहाँ पर बात की जा रही है योकोहामा, इसी के साथ में ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर डी, है कि नहीं। सही आंसर बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग इस धरती पर किस लिए जिंदा है? हम लोग इस धरती पर इसलिए जिंदा है क्योंकि यहाँ पर वातावरण है। अगर धरती पर वातावरण नहीं होगा तो इंसान जो है वो जीवित नहीं रहेगा। यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर हवा, पानी, हवा का प्रेशर, रोशनी, सूरज की, ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर इंसान जो है वो जीवित रह पाता है। पर लेकिन इंसानों ने जैसी जैसी हरकतें यहाँ पर कर दी है, अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत हो गई है, जिन चीज़ों की वजह से यहाँ पर इंसान जो है वो आज की डेट में पैदा हो पाता है और यहाँ पर जिंदा रह पाता है। मतलब कहने का ये हो गया कि जिस इन्वायरमेंट की वजह से इस धरती पर जीवन पॉसिबल हो पाया है, अब तक हम लोग ये नहीं खोज पाए कि और भी किसी ग्रह पर जीवन है क्या, पर लेकिन पृथ्वी पर जीवन है। तो पृथ्वी पर जीवन एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर हो पाया, यानी कि हम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट है। पर लेकिन सोचो उसी इन्वायरमेंट को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है जिस इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग हैं, इतना नुकसान हम लोगों ने चीज़ों को पहुंचा दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग औरतों को सेव कर रहे हैं, उन्हीं औरतों को जिन औरतों के पेट से हम लोग निकल कर आते हैं, हम लोग उनके एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उनकी बॉडी में से निकल कर आते हैं, हमारी माँ जो होती है, हमारी मम्मी जो होती हैं। और आज की डेट में इतने सारे आप लोगों को सोसाइटी में रेप के केसेस देखने को मिलते हैं कि उसी औरत को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये सोचने में भी एक बड़ी एक तरीके से घृणा आती है कि इंसान जो है वो किस डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है। कई सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, अक्सर मैं इसके ऊपर जो वीडियोस डालता हूँ तो वो अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप लोग आसपास अवेयर रह सकें और इन चीज़ों से बच सकें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और फोकस रहेगा यहां पर 2 राज्य पर, एक है केरला और दूसरा आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा कर्नाटका। केरला और कर्नाटका, फिलहाल अभी केरला में न्यूज में है, पहले कर्नाटका में न्यूज था, पर लेकिन टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम है। क्या है समझते हैं। बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सेंसिटिव क्या इश्यू होता है, मतलब इसको टच मत कर देना। जैसे हमारे देश में रिलीजन के नाम पर सेंसिटिविटी रहती है, यार इसको टच मत कर देना वरना दंगे फसाद हो जाएंगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट भी जब काफी ज्यादा फ्रजाइल हो जाता है, फ्रजाइल मतलब उसकी हम लोगों ने खस्ता हालत कर दी है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया है ताकि यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें न कर सके कि कल को चलकर इससे ज्यादा और दिक्कतें देखने को मिल सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, लगभग 1 किलोमीटर का जो सेफ जोन है वो आप लोगों को क्रिएट करना है, जिसके चलते उसको बफर जोन बनाना है। वहां पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पर्टिकुलर एक तरीके से वेजिटेशन है उनको वहां पर सेव किया जा सके, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको सेव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बातें बोली। पर लेकिन जैसे यहाँ पर ये बातें निकल कर आई कि यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन जो है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है, और इको सेंसिटिव जोन को 1 किलोमीटर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि जो इको सेंसिटिव जोन था उसको लेकर ऑलरेडी लोग चिंता में थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको 1 किलोमीटर और यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। मैंने आप लोगों से बोला ये ऐसा आर्टिकल है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार न्यूज में है अलग अलग राज्य को लेकर। उसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, अभी आप लोगों ने देखा होगा इन्वायरमेंट की जो कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट है खासकर वहां पर कई बार बाढ़ अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। गुजरात जैसे राज्य में भी बाढ़ आ रही है, केरला जैसे राज्य में लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, और भी कई जगह आप लोग को जो एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। पर लेकिन बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे ये है कि हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। वेस्टर्न घाट जो है उसमें टोटल मिलाकर आप लोगों को 6 राज्य देखने को मिलते हैं, और इसको पहले तो ये बोला गया था कि इसको पूरे वेस्टर्न घाट को आप लोगों को क्या कर देना चाहिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। पर लेकिन फिर बाद में लगा कि अगर ऐसा कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या और जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि उस पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि टोटल वो 6 राज्य कौन से हैं जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर में आते हैं। वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे चलकर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन और एक्सटेंड लेवल पर बन सकते हैं। जैसे कि अभी तो अब उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा यहाँ पर ये एक तरीके से जो वेस्टर्न घाट के अंदर में जो अभी यहाँ पर एक तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, वेस्टर्न घाट में कौन से राज्य आते हैं। आगे वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर में आता है।
तो चलिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बताता हूं, टोटल मिलाकर 6 राज्य वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप लोग बोलेंगे रुको रुको, क्या तमिलनाडु? जी हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु कहने के लिए तो ईस्टर्न घाट वेयर पर, लेकिन तमिलनाडु कुछ एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर भी कवर हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो वेस्टर्न घाट में आता है, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो कई सारे बच्चे हैं काफी डिटेल में आंसर देते हैं यार, मजा आ जाता है देखकर। ऐसा लगता है कई बार तो मुझे भी कई सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। यही तो है यार जिंदगी का नाम, सीखते रहो और सिखाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो जो जो आप लोग कई सारी चीजें आप लोग लिख देते हो, जब कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो उसमें आप लोग जरूर अपनी जो है बातें रखा करो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग यहाँ पर दो तरीके से कवर कर सकते हैं, पॉलिटी के अंदर भी कवर करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं देश के अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी आप लोग इसको कवर करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो न्यूज में आया तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन बनाने की बात की जा रही है, और यहाँ पर 1 किलोमीटर एक्सटेंड इसको किया जा रहा है। तो इसके चलते जो भी आसपास वाले रीजन, खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इदुक्की आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कोट्टयम हो गया, यहाँ पर आप लोगों को पथानिमिट्ठा, ठीक है, इसी के साथ में वेनाड। वेनाड तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस एरिया है, किसकी वजह से है बताइए जरा। इसको लेकर यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतराए प्रोटेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर इवन जो चर्च वगैरह है वो भी यहाँ पर इसका अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोगों की रोजी रोटी पर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये बातें बोली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या दलीलें यहां पर दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये दलीलें दे रहा है कि यहां पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज की डेट में आप लोगों को पता है, अगर घर पे कोई दिक्कत आ जाती है, आप लोग एक परिवार का पार्ट है और आप लोगों को पता है कि घर पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आप लोग ही शील्ड बन जाते हैं, आप लोगों के मम्मी पापा या फिर आप लोगों के बाबा दादी। उनको ये है कि बच्चों के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए शील्ड का काम करते हैं। तो यही शील्ड का काम जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो यहाँ पर करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर एक तरीके से शो आ रहा है, कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाएगा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इसको बताता है कि ये पर्टिकुलर एरिया, इतना एरिया जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। इसके अंदर आप लोग को प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास वाला जो रीजन है वो देखने को मिलेगा। चलिए, तो समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यार ये काम करती है, ये भी समझ में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री यहाँ पर काम करती है, पर लेकिन उनको ये हक मिला कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ तुम ये काम ऐसे कर सकते हो? किसी ने तो उनको ये हक दिया होगा। जी हाँ, ये हक बड़े ही प्यार से इनको दिया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब, जी हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे देश में 1986 का, यानी कि 1986 का। ये इनको अधिकार देता है कि आप लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है ये लगभग 10 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी कि अप टू द 10 किलोमीटर तक यहाँ पर इसको अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके आसपास में 10 किलोमीटर तक यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसके चलते जितना ये ज्यादा होगा उतना ही लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, और कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लग जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अगर इस तरीके का जोन कोई क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से सरफेस के नीचे से वाटर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ से दिक्कतें निकल कर आती है। तो कई सारे राज्य जो खासकर वेस्टर्न घाट में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मेनली तो वेस्टर्न घाट में ही प्रॉब्लम रहती है, पर लेकिन ये एक ऐसा एरिया है कि लोगों पर जब रिस्ट्रिक्शन लगती है तो किसी भी एरिया का अगर कोई इंसान होगा वो ये चाहेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो मेरे ऊपर न लगे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर हम लोग अच्छे से अपना काम कर सकें। तो कोई प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास वाला जो रीजन है वो 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है और आप लोगों को 100 मीटर तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो रेंज क्या है? मिनिमम तो 100 मीटर का हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 10 किलोमीटर का हो सकता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये कुछ लिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नहीं की जा सकती, जैसे पत्थर वगैरह निकालना, माइनिंग वगैरह करना, ये वो सारी चीजें, पोल्यूशन जो इंडस्ट्री फैलाती है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाना, ये सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, यानी कि इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ताकि और ज्यादा ये चीजें जो है बर्बाद ना हो, जो इतनी ज्यादा ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी हैं।
फिर यहाँ पर क्या मुद्दा रहता है? अब मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि अगर ढंग से देखा जाए तो इको सेंसिटिव जोन के अंदर में लोकल जो कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपना फूल बागानी वाली चीजें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके। जो लोकल कम्युनिटी है यानी कि जो उस एरिया में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर वो भी रिस्ट्रिक्शन के वे में रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो बारिश का पानी आता है उसको भी आप लोग इकट्ठा करके यहाँ पर यूज कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट यार चीजें यहाँ पर ये हो गई, बिना अगर सीधे सीधे बात करूं मैं यहाँ पर कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए वो तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तुम मजे कर लो, ये काम आप लोग कर सकते हो। जो चीजें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी वो काम आप लोगों को यहाँ पर नहीं करने, सीधी सीधी बात आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर वो काम किए जाएंगे तो फिर काफी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं किस एरिया के बारे में। मैंने अभी आप लोगों से बात की वेस्टर्न घाट के बारे में। तो जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर उसको अगर आप लोग देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि एक्सटेंड है लगभग 1500 से लेके ये 1600 किलोमीटर। एवरेज जो यहाँ पर एलिवेशन यानी कि हाइट देखने को मिलेगी वो 600 मीटर के करीब आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में 6 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसमें वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा एरिया आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से, ये एडवांस क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, किसी से आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलिए, तो मैंने बता दिया वेस्टर्न घाट में सबसे छोटा एरिया किसका आता है। ठीक है, हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बातों ही बातों में, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। यहां पर लगभग 50 मिलियन के करीब लोग हैं। 50 मिलियन का मतलब यहां पर ये हो गया कि 500 लाख आप लोगों को लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है, यहां पर काफी संख्या इस एरिया में सर्वाइव करती है, खासकर जो वेस्टर्न घाट के ऊपर डिपेंडेंट है। 500 लाख जो मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ही हो गया 5 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं, ये खासकर मॉनसून का काफी इंपैक्ट रहता है यहाँ पर। और इसी के साथ में 7% के करीब जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। वेस्टर्न घाट भी ऐसा नहीं कि सीधा सीधा बोल दिया वेस्टर्न घाट हो गया, इसको भी डिवीजन किया गया। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट हो गया, नीलगिरी वाला रीजन हो गया, और फिर इसको सदर्न वेस्टर्न घाट। तो आप लोगों से अगर पूछ ले कि इंक्रीजिंग या हमने नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ की कैटेगरी में लगाना है कि सबसे पहले कौन आता है, सीधी बात है नॉर्थ नॉर्थ में आएगा, ठीक है, साउथ साउथ में आएगा और सेंटर सेंटर में आएगा। बस आप लोगों को याद रखना है कि नीलगिरी कहां पर आ रहा है। तो नीलगिरी जो है वो सेंटर और साउथ के बीच में है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं NC, इसी के साथ में NS। ठीक है, तो यहां पर NCS को बीच में एक N यहां पर आ गया, दो N एक साथ में तो आएगा नहीं, तो जो नीलगिरी वाला N है वो यहां पर आ गया। याद रखने के तरीके जो मैं थोड़ी सी ट्रिक मुझे लगी, मैंने आप लोग अपने लिए बनाई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूं। हालांकि इतनी कारगर नहीं है कि आप लोग याद रख सको, मुझे तो इसलिए याद रह जाती है क्योंकि बहुत बार आप लोगों को ये टॉपिक जो है पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग खुद से अपनी कोई ऐसी ट्रिक बना लेना जो आप लोगों को लगे कि याद रख सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर दूसरों को फायदा उससे हो सके उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के बारे में, कहाँ कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंडर में, ये सारी चीजें ये ऑलरेडी पीपीटी में आप लोगों के लिए है यहाँ पर, तो टेंशन मत लेना। जो भी पढ़ाता हूँ वो पीपीटी में रहती है, और पीपीटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले। पीपीटी जब भी आप लोग डाउनलोड करोगे उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सुना है आप लोगों, ये टॉपिक कैसे सुना है, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा लगता है टॉपिक पढ़ने के बाद में केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, कौन बढ़ेगा करोड़पति। ठीक है, आप क्वेश्चन के आंसर जब पूछते हो देखिए मजा भी आता है ना, इस तरीके से जब आप लोग टॉपिक पढ़ लियो तो क्वेश्चन का आंसर दिया करो, उससे मजा आता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के बारे में अगर बात करें तो कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप लोग को बताना है। बोला गया कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पर अलाउ की जाती है। दूसरा पॉइंट बोला गया यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग अलाउ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को बोला मैंने इको सेंसिटिव जोन में, अगर आप लोगों को पता है ये दूसरा सही नहीं है, ठीक है, तो देखें आप लोग यहाँ पर ऐसे होता है यूपीएससी में भी। ठीक है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं आसानी से, तो अगर आप लोग ढंग से टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोग को पता भी है ना, छोटी सी बात है, एक बेसिक नॉलेज है कि यार इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तो ना वो होता है जहां पर ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देकर आसानी से निकल जाओगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर सीधा सीधा यहाँ पर सी हो गया, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यहाँ पर है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो है वो नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओनली। ठीक है,
इसी के साथ में बोला गया इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव जोन है वो 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, डज नॉट मेंशन द वर्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो आप लोगों को ये भी याद रखते हैं, उसके अंदर मेंशन नहीं है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन पर, लेकिन प्रोटेक्शन आप लोगों को यहीं से ही मिलती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर आप लोग तो बोलोगे कि हम लोग इसलिए फैमिली मेंबर है, कंफ्यूज आएंगे नहीं। ठीक है, ये बात तो यार गारंटी देता हूं, अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को पढ़कर और रिवीजन कर आप लोग जाओगे ना तो कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया गया इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। आंसर यहाँ पर बी हो गया, सारी चीजें आप लोगों के सामने। तो टॉपिक जो है उन्हें कहते हैं कि फूंक चोटी से लेके सर तक इस तरीके से कवर कर डालो ताकि क्या क्या बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या क्या काम अपना कर रहे हैं, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दी। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्या है, तो कल को कुछ लिखने के लिए भी आ जाए अगर आप लोगों को, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इस तरीके से आप लोग टॉपिक को कवर करके चलो। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को 1 सेकंड लगती है, इसमें कंजूसी मत बरता करो। ठीक है, तो अगर इसको भी कंजूसी बरतोगे तो क्या मतलब, फीडबैक तो मांगनी चाहिए ना इंसान को कि एक बार पढ़ा दिया टॉपिक की, क्या आप लोगों को लगा ये टॉपिक के बारे में। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि सर यहाँ पर डाउट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आप लोगों को यहाँ पर ये न्यूज में भी देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है AUKUS के बारे में। AUKUS क्या है, इसके बारे में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, UK और USA तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर एक ग्रुप तैयार किया गया ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। अभी चाइना ने क्या किया यहाँ पर, एक तरीके से चाइना ने क्या किया यहाँ पर, विड्रॉ कर लिया गया ड्राफ्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट द AUKUS इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर में। चाइना को ये लगता है कि ये जो ग्रुप है यहाँ पर बेसिकली इसके मजे लेने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया, इसको टैकल करने के लिए। और अभी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा एक ड्राफ्ट जो कि यहाँ पर बात की गई थी, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इंडिया के द्वारा बेसिकली ये कब निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के द्वारा भी कुछ यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन किया गया। इंडिया का जो यहाँ पर अभी काफी एक डेफ्ट एंड इम्पैक्टफुल जो यहाँ पर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए चाइना जो यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड को लेकर अभी अपना स्टैंड क्लियर यहाँ पर कर रहा है। तो AUKUS जो है यहाँ पर इस चीज में पहले से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो की ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कल को चलकर कोई भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, तो कैसे यहाँ पर चाइना को, जैसे चाइना का कद बढ़ रहा है तो उसको टैकल कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये लाया गया था। चाइना सबको सप्रेस करने की कोशिश करता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। अभी इसके वजह से यहाँ पर काफी बुरी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कई जगह। तो ये न्यूज में आ गया था जब फ्रांस जो है गुस्से में आया, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि अब न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो हम लोग बेसिकली उससे फ्रांस से नहीं UK से लेंगे। तो उस टाइम पर कुछ दिक्कतें भी हो गई थी। ठीक है, तो बेसिक चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कुर्दिस्तान के बारे में बात की जा रही है, तो IR गवर्नेंस के साथ में कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो गार्ड अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो ईरान के अंदर में अगर बात करें, उनके द्वारा वॉर्न किया गया है इराकी जो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आज की डेट में ये कुर्द जो ग्रुप है ना यहाँ पर, ये अपने अलग तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। कुर्द जो है वो अपना कुर्दिस्तान का बनाना चाहता है, पर लेकिन यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत में आता है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो कुर्द कम्युनिटी है वे इस रीजन में पाई जाती है। इसमें कुछ पोर्शन तुर्की का आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ पोर्शन आप लोगों को थोड़ा सा अर्मीनिया का, कुछ पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर ईरान का, कुछ पोर्शन इराक का और सीरिया का भी कुछ पोर्शन देखने को मिलेगा। तो ये जब कुर्द के बारे में बात करते हैं अपना कुर्दिस्तान बनाने के बारे में, तो तब ये न्यूज में आता है। सीरिया के अंदर जब लड़ाई चल रही थी, USC की बहुत बड़ी हेल्प की इन्होंने, उस टाइम पर USA ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की थी। पर लेकिन जैसे ही सीरिया के महाभारत में से सब अपने घर को निकल लिए, तो कुर्द कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर दयनीय कंडीशन में आ गए। क्यों? क्योंकि तुर्किस ने, जिसको तुर्की बोलते हो, उन्होंने बोला कि भाई साहब हम नहीं इनको छोड़ने वाले हो, और इनके द्वारा मारना स्टार्ट किया। तो बहुत बार ये न्यूज में आता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा UPSC क्वेश्चन भी कई सारे रीजन को मैच करने के लिए आ गया। कुर्दिस्तान दे दिया, सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में बोल लिया, कुर्द कम्युनिटी के बारे में बोल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो जिंगजियान वाले रीजन में कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है बताइए, जहां पर चाइना अत्याचार करता है। रोहिंग्या कम्युनिटी कहां पर पाई जाती है, जहां पर बेसिकली अत्याचार किया गया अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। आप लोगों से अगर कल को क्वेश्चन बने एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, तो थोड़ी सी बात जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं, अगर याद रखोगे तो सही है, वरना फिर क्वेश्चन बनते हैं तो फिर लगता है कि यार कहां से आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों ने सुना है, पर स्टैगफ्लेशन के बारे में कब लोगों ने सुना होगा? इन्फ्लेशन आप लोगों को बता दूं, काफी हद तक कई बार आप लोगों को अच्छा भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। प्रोडक्ट का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट कम है, इसलिए उसका प्राइस यानी कि उसका रेट बढ़ रहा है। अगर उसको मार्केट में सप्लाई कर दोगे तो उसका रेट जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो काफ़ी एक खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी भी नीचे जा रही है, इंप्लॉयमेंट भी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों को नहीं मिल रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और डिमांड भी नीचे जा रही है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी खतरनाक एक तरीके से जो रिसेशन वाली कंडीशन होती है वो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसको यहाँ पर स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो यानी कि इसमें ना तो जीडीपी बढ़ती है, ना ही यहाँ पर इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, और ना ही डिमांड बढ़ती है। जबकि इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ती है और यहाँ पर जीडीपी बढ़ती है और इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करें तो स्लो डाउन इन ग्रोथ और इंक्रीजिंग इन कंज्यूमरिज्म जो प्राइस है, यानी कि इन्फ्लेशन भी आप लोगों यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा चीजों का। डोमेस्टिक जो ये ग्रोथ पर इंपैक्ट करता है और कई सारी और भी दिक्कतें क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है कि लोअर एक्सटर्नल जो डिमांड जो आज के डेट में देखने को मिल रही है उसके चलते ओवरऑल कोविड-19 ने पहले इंपैक्ट डाल दिया, अभी रसिया और यूक्रेन ने कहानी खराब कर दी, तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हाई ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है वो देखो क्या क्या चीजें करते हैं, इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर। अलग अलग देश अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक देश में एक तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। भाई साहब कई सारी सरकारें चेंज हो गई, यूके के अंदर में बोरिस जॉनसन निकल गए इसी की वजह से, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान निकल गए इसी की वजह से, और राजपक्षे का तो आप लोगों को पता ही है। अब राजपक्ष जो यहाँ पर बेसिकली गोटी भाई गोटी करके भागे छोड़कर, ठीक है, दूसरी कंट्री में। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन यहाँ पर थी, महंगी इतनी हो गई चीजें जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इन्फ्लेशन ये जो महंगाई है ना ये अक्सर सरकारें बदल देते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन समझ सकते हैं। तो खतरनाक चीज है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, थोड़े छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पर इंस्टेंट टाइप के। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात की जा रही है, तो इंदौर टॉप पर है और सूरत दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ में सेंटर जो यहाँ पर एक्सटेंड किया गया आर्म फोर्स के लिए, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्लड डोनेट किस किस ने किया आज तक बताना जरूर। अच्छी चीज होती है, बॉडी को इंप्रूव करने का काम आता है, कभी भी ये नेगेटिव चीज नहीं होती है, ठीक है। ब्लड डोनेट आप लोग 3 महीने पर कर सकते हो, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने, और 6 महीने नहीं तो साल भर में एक बार एटलीस्ट आप लोग जरूर किया करो। कोई भी दिन हो सकता है जो भी आप लोग को सुटेबल लगे, आपका बर्थडे, आपके मम्मी पापा का बर्थडे, या फिर जो भी आप लोगों को लगे, ठीक है। मेरा बर्थडे पे भी दे सकते हो वैसे ब्लड आप लोग, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये कहने का यह है कि आप लोग कोई भी दिन आप लोग चूज कर सकते हो, ओके। खासकर जो भी सुटेबल लगे या ईयर का फर्स्ट डेट जो भी अच्छा लगे, पर ब्लड डोनेट जरूर करो, बॉडी में हेल्प करेगा। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइन के बारे में बात की जा रही है, तो अलाउ कर रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना 25% सीट फॉर द फॉरेन स्टूडेंट। जो बाहर से कोई पढ़ने आता है 25% सीट उनके लिए प्रोवाइड कराई जाए, तो ये काफी जरूरी भी है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर खासकर यूक्रेन से जो वापस आए उनके लिए भी थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो खत्म होने वाली है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आईएमडी के बारे में याद रख लेना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बहुत बार पढ़ा है, जरूर बताना। इसी के साथ में आज की डेट में इसके कौन जो है इसके पापा, यानी कि कौन इसके चीफ हैं, ये बताइए, ठीक है। तो ये 1 टाइप। इसी के साथ में आप लोगों को पता है, तैयार हो जाओ 5G के लिए, ठीक है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये न्यू दिल्ली में बेसिकली 5G सर्विस लॉन्च की गई। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड लॉन्च किया गया। टेलीकॉम जो यहाँ पर बेसिकली टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो घटता बढ़ता रहता है, तो इसको आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। वैसे फीमा फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 5551 तो कन्यादान ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से? साउमी से। चाइना की कंपनी के ना बिस्तरे बंधने वाले हैं। अगर चाइनीज मोबाइल अभी है आप लोगों के पास में, तो सोचो कि वो आखिरी होने वाला है आने वाले टाइम में, जैसी हरकतें अभी देखने को मिल रही है। चलो अच्छा ही होगा, अपने देश की कुछ कंपनी आगे निकल कर आएंगी। आप लोग ही क्या राय, आप लोग अपनी राय बताना। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे कि पर्सनैलिटी बात की जा रही है, लॉयर जो ललित साहब हैं वो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो ये कई बार आप लोगों से इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग के अंदर न्यूज बन जाती है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF जो है उसके प्राइस कट किए जा रहे हैं, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा आइडिया रखिएगा। ATF कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो, ठीक है।
PFRDA की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल पेंशन जो सिस्टम दिवस है वो यहाँ पर इसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया 1 अक्टूबर को। तो ये बेसिक चीज़ है। इंडिया के द्वारा यहाँ पर यूएनएससी के अंदर रिजोल्यूशन कंडेम करने के लिए रसिया जो रेफरेंडम एनेक्सेशन ऑफ द यूक्रेन, तो ये एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। चारों के चार एरिया के नाम याद हैं, बताइए देखते हैं कौन कौन बताता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, चेंजिंग वर्ल्ड में कैसे साथ में लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ में बुर्किना फैसो है, इसके अंदर में कूप आप लोगों को देखने को मिलता रहता है कई बार, मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है बार बार, तो ये कई बार आप लोगों को नजर आता है। तो लोकेशन आप लोग जाकर नहीं हारना, इसका कहां पर है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी एमसीक्यू यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर में बताना है कौन सी फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैसूर, इंदौर, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। आंसर नहीं बताऊंगा, खुद बताना है। थर्ड, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है यहाँ पर रिसेंटली अभी इनोग्रेट की गई, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर किस किस पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट कर रही है। ये भी 2 दिन पहले डिस्कस किया था। न्यू दिल्ली गुरुग्राम, मुंबई अहमदाबाद, बेंगलुरु मैसूर, मुंबई इंदौर। सही आंसर बताइए, देखता हूँ सही आंसर यहाँ पर कौन देता है, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिप्लेसिंग द जो ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स को विद द ऑल्टरनेटिव कोड, इंस्क्रिप्शन, टोकनाइजेशन, एनकोडिंग या फिर रिस्टोरेशन। डिस्कस किया था ना अभी यहाँ पर 2 दिन पहले, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये भी डिस्कस किया, बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आंसर क्या है ए। इससे पहले का आंसर क्या था यहाँ पर बताइए, इसका आंसर है बी, और इसका आंसर तो बताना ही नहीं है मुझे, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो और फिर यहाँ पर इसका आंसर दो, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। सही आंसर क्या है, सही आंसर आप लोगों के सामने है, आंसर है यहाँ पर 125, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गया। पर्टिकुलर लोकेशन प्लेस इन न्यूज है यहाँ पर चूओयू, ये 6th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसकी, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी बेसिकली नेपाल के अंदर। बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं नेपाल के अंदर में। एक बात बताऊँ यार, सॉरी यार, डेली में कोशिश करता हूँ लेक्चर जो है आप लोगों का 1 घंटे 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब काम पर, मतलब बच्चे नहीं बोलूँगा, सॉरी बच्चे निकल गया, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, या फिर कई सारे बच्चे ऐसे भी जो स्कूल वगैरह जाते हैं, तो कहते हैं सर 1.5 घंटा ही कंट्रोल कर लिया करो। यार मेरी भावनाएं बह जाती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में और ज़्यादा चला जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक आप लोग ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो ये रीज़न रहता है, इसलिए 1.5 घंटे से ऊपर हो जाता है। और थोड़ा सा कर लो यार एडजस्ट, पचा लो थोड़ा सा, मुझे भी आप लोग थोड़ा सा फास्ट करके देख लिया करो, हल्का सा 1.2.5 पे, ठीक है। इतना तो मैनेज कर सकते हो ना। कोई नहीं, चलो वैसे उनको नहीं फास्ट करके देखना है जो पहली बार देखना है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो गया मेरी वॉइस को रेगुलर सुनने का, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वोकेबलरी है, चलो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर लेना। बाकी तीनों की, चारों की, पांचों वोकेबलरी है, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप लोगों के सामने है, और वर्ड ऑफ द डे भी है एक्स्ट्रा आप लोगों के सामने, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और बाकी शानदार तरीके से आंसर दिए गए वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और नए जो अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, इनका नाम आप लोग जरूर रखिएगा। काफी डिटेल में आंसर दिए गए इनके द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो उनको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो जरूर बताना। दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज करो यार, आज का दिन जो जाएगा ना ये लौट कर नहीं आएगा, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो हाउस द जोश, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हाई रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।